हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज मित्र विज्ञापन पर। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इसकी जो शुरुआत है कूलम्ब्स लॉ की हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज, जैसे इसके लिमिटेशंस वगैरह, जो लास्ट लेक्चर है उम्मीद करता हूँ देख के आए होंगे। तो जो लिमिटेशंस वगैरह मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करूंगा कूलम्ब्स लॉ को किसी मीडियम के अंदर और उसकी वेक्टर फॉर्म। ये दो टॉपिक रखने मेरे को आज बस। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। पहले से बता दूं कूलम्ब्स लॉ क्या है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि ये F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई स्क्वायर कैसे आया है। और जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K की एक और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इतना तो तक पढ़ चुके हैं, फोर्स के बीच में कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं ना तक। जो चार्ज हैं एयर या वैक्यूम में रखे हों। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो चार्ज हैं इन लोगों में एयर या वैक्यूम में न रख के इन दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम के अंदर ले जाऊँ। या तो इन दोनों चार्ज को मैं पानी के अंदर रखूँ, या फिर इन दोनों चार्ज को जो ऑयल है उसके अंदर रखूँ, या किसी भी दूसरे मीडियम के अंदर रखूँ। तो जो ये चार्ज हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में क्या फर्क आएगा, यानी पहले कितना था और जो ऑयल वगैरह है उसके अंदर ला के जो चार्ज है उसमें कितना फोर्स बचेगा। तो आज ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर नहीं देखा लेक्चर, वैसे देख लेना इंपॉर्टेंट है। और इन कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, इन अ सर्टेन मीडियम। और इसे डिफाइन करने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब पहले फ्री स्पेस था तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख रहे थे। अब इसकी वैल्यू मतलब जो मीडियम है मैंने चेंज किया है, तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, यानी जो परमिटिविटी है वो कितना आएगा। तो परमिटिविटी चेंज करने के लिए जो मीडियम है इसकी वैल्यू निकालें। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये कितना आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आएगी। और जो एप्सिलॉन आर है इसी को हम बोलते हैं के से डिनोट कर देते हैं, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। अब एक चीज देखते हैं कंपैरिजन के तरीके से कि पहले जो फोर्स था चार्ज के बीच में, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। पहले ये जो चार्ज है ये रखें एयर में, तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो चार्ज हैं दोनों, इन दोनों चार्ज को मिले हम किसी मीडियम के अंदर, सेपरेशन आ रहा है। अब इन दोनों चार्ज को मैं क्या करूं, इन दोनों चार्ज को ले जाऊं मैं किसी मीडियम के अंदर, तो इसका जो फोर्स है उसमें कुछ डिफरेंस आया होगा। तो जो नेट फोर्स बोलेंगे उसे, तो नेट फोर्स आया वो मान लेते हैं वो आता है एफ डैश। जो नेट फोर्स आया नया वो कितना आया एफ डैश। तो नया फोर्स कितना हुआ 1/k, लेकिन के की वैल्यू तो चेंज हो चुकी होगी यहाँ पे, तो के ना लिख के हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ डैश कितना आएगा, एफ डैश आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और 1/4πε0 इनको मिला के क्या है, यानी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है एफ, एफ ही तो है। तो एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश कितना आएगा, ये कितना हो गया एफ बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि तो जो नया फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा एफ बाई के। यानी मैं जो मीडियम जैसे चेंज करूंगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की जो परमिटिविटी देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दे रखा है वो कितना है के, उससे डिवाइड कर दूं तो जो नया फोर्स आएगा ना वो आ जाएगा, नया फोर्स मतलब जो नेट फोर्स जो आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये मीडियम चेंज करने पर जो दो चार्ज हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो चेंज हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स है जो कि इस फोर्स को कम कर रहा है। ठीक है, पहले तो नोट कर लो, हो गया। समझो, जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में उसका मीडियम चेंज करने पे क्या जो फोर्स है वो कम हो गया या फिर वहां पे कोई दूसरा फोर्स लगा है जो कि जो नेट फोर्स है उसे कम कर रहा है। तो इसे एक चीज समझते हैं, जैसे ये एक मीडियम है, पहले एयर वैक्यूम था, अब मैंने कोई मीडियम ले लिया, मीडियम में मैंने चार्ज रखे यहाँ पे Q1, इस साइड है Q1 और यहाँ पे है Q2। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। अब जो मीडियम है इसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और इसके पार्टिकल्स हैं तो उसमें कुछ डाइपोल्स बने होंगे। डाइपोल्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये अभी नहीं पढ़ाई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ये तो एक दो लेक्चर बाद आ जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 2 से 3 लेक्चर बाद पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 किधर है, इस डायरेक्शन में है, और जो डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, लेकिन कैसी होगी, पहले से कम। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जो फोर्स होता है वो क्या होता है F इक्वल टू QE। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी थी तो फोर्स पूरा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो फोर्स भी तो कम हुआ ना। तो यही है, अगर मैं बोलूं कि क्या मीडियम चेंज करने पे दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कुछ चेंज आएगा, तो नहीं, जो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, बल्कि वहां पे एक दूसरा फोर्स आ जाएगा या फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगा। नोट करो तो कर लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीडियम का सिस्टम समझ में आ गया। अब देखते हैं जो कूलाम्स लॉ है उसे वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में मतलब मुझे बताना क्या है, इसमें मुझे फोर्स बताना है कि दो चार्ज जो रखे हुए हैं उनके बीच में फोर्स कितना है, और जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बतानी है इसमें बस। तो फोर्स बताने के लिए एफ वेक्टर, मुझे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, यही तो बताना है। अब फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, आर कैप। आर कैप जैसे तो एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। ये एक चार्ज है Q1,
एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और ये मान लेते हैं माइनस Q1 है, ठीक है, और ये प्लस Q2। अब मैं पूछूं कि जो Q2 है, जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी Q2 चार्ज को कर दूं मैं फिक्स, Q2 चार्ज क्या कर दिया, फिक्स। अब बोलूं मैं कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जो Q2 चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और जो Q1 चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव। तो यानी जो Q1 और Q2 है उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और Q2 तो है फिक्स, तो Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी अपनी तरफ खींचेगा उसे। तो जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, Q2 की डायरेक्शन में, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, यानी Q2 की तरफ। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये है Q2, ये Q1 और ये है Q2, दोनों कैसे, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसमें पूछूं कि फोर्स, लिखना सीखो पहले, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा। अब दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज कैसे, पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन, यानी रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो जो Q2 है Q1 को क्या करेगा, खुद की ओर से ढकेलेगा दूसरी साइड, यानी Q2 पे कैसा फोर्स लगाएगा, खुद से दूर, यानी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। तो जो डायरेक्शन निकालना है वो सीखेंगे, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे बताएंगे। अब बात आती है कि जो डायरेक्शन है वो तो वेक्टर में बताएंगे, और इसके लिए थोड़ा वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर आपने 11th में पढ़ा होगा, और वेक्टर समझ लेते हैं। जैसे ये एक वेक्टर आया, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, तो इसे मान लेते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और इसे मान लें फाइनल पॉइंट। मुझे वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से, फाइनल माइनस इनिशियल से, यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा वेक्टर बता देता हूँ। जैसे इनिशियल पॉइंट के जो वेक्टर दे रखे हैं, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये होगा इसकी हेड, और ये होगा इसका टेल, और जो टेल है उसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2। तो मुझे वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यानी हेड माइनस टेल। पहले सबसे पहले जो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म है, इसमें पढ़ने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले ये देखना है जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में। अब पता चलेगा कि जो डायरेक्शन ये है या फिर ये है, तो डायरेक्शन पता चलेगी। अब उसमें लगाओ डायरेक्शन, एरो लगाया, एरो लगाने के बाद उसका जो हेड है उसमें से टेल को, तो हेड के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से टेल के कोऑर्डिनेट को क्या करो, माइनस, उसका मतलब जो वेक्टर है वो निकल आएगा। अब वेक्टर निकल आया तो उसका जो मोड है वेक्टर का वो निकल आएगा। अब वेक्टर का मोड निकल आया तो उसका आर कैप यानी जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर, जो होल वेक्टर है वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इतना नोट करो पहले, हो गया, जरूरत ही नहीं है इसे तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो जो चार्ज है Q1 वो कैसा है, नेगेटिव, और चार्ज जो Q2 है वो कैसा है, पॉजिटिव। अगर मैं पूछूंगी फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 पे Q1 की तरफ, Q2 पे Q1 की वजह से कैसा फोर्स लगेगा। अगर Q1 को मैं फिक्स कर दूं, Q1 को फिक्स कर दूं, यानी Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, रिवर्स, फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लिया है, और मैं उसी डायरेक्शन में जो आर वेक्टर है वो लूंगा।
अगर मैं इसके अपोजिट आर वेक्टर लूं तो उसमें थोड़ा लोचा हो जाता है। लोचा मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आर वेक्टर ले लूं इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन है ये, और मैं आर वेक्टर ले लेता हूँ ये इस डायरेक्शन में, तो मुझे जो फोर्स है और जो आर वेक्टर है इनको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, यानी उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आर वेक्टर ले लो, यानी इस जो आर वेक्टर है उसे भी ऐसे रखो फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी आर वेक्टर कितना है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू जो डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म पढ़ लेना तो इसकी डायरेक्शन भी तो बताएंगे, मैग्नीट्यूड और इंटू इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है आर कैप। ठीक है, अब जो Q1 है इसके, जो Q2 है इसके मुझे दे दिए x1 y1 z1, और जो Q1 है इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x2 y2 z2। तो मुझे आर स्क्वायर की जगह पहले इसका जो वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर निकालने के लिए k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 आई कैप, ये क्या आ गया, ये एक वेक्टर आ गया, यानी ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये फाइनल है ना इस डायरेक्शन में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आया तो मैं आर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकाल सकता हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ है उसका अनरूट में स्क्वायर कर दो, यानी अनरूट कर दूं मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जो आर वेक्टर यानी जो मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं, ये जो आर वेक्टर उसका आर कैप क्या आएगा, तो आर वेक्टर अपॉन मोड आर, यही तो होगा, यानी मैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर ले लूं, यानी मोड आर ले लूं, मोड आर स्क्वायर इंटू उसकी डायरेक्शन आर कैप, आर कैप क्या है आर वेक्टर बाई मोड आर, आर वेक्टर बाई मोड आर, ये हो सकता है। और ये क्या आ गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू ये आर यानी आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे ज्यादा समझ में आएगा। वेक्टर फॉर्म तो ये आ गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेते ना, हुआ नोट, और देखो कूलम्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी हो चुकी। एक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो बाद में बताएंगे। तो क्वेश्चन के बाद में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पूरे जितने भी। अब आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक फोर्स है, मतलब फोर्स है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ये कोई चार्ज है Q4, और चार्ज रख लो Q5, और कोई चार्ज रखना वो चार्ज रख लो Q6। ठीक है, अब मैं पूछूं कि जो Q1 है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर वो कितना लगेगा। तो Q1
सेपरेटली करो पहले सॉल्व इसे, यानी जो Q6 और Q1 के बीच में जो फोर्स है वो निकालो, Q2 और Q1 है वो निकालो, Q3 Q1 है ये भी निकालो, Q1 Q4 ये निकालो, Q1 Q5 ये निकालो। और जब फोर्स अलग अलग आ जाए किसके साथ, वेक्टरली, तो जब वेक्टरली आ जाए तो जो नेट फोर्स आएगा, जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू Q2, यानी ये कितना फोर्स लगा रहा है F2 प्लस ये कितना फोर्स लगा रहा है, वेक्टरली ऐड करना है ये F4, ऐसे ही करते हैं जितने भी चार्ज हैं उसका फोर्स निकाल देना है। ठीक है, अब बात आती है क्या Q2 और Q1 के बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था, जो इंटरेक्शन पहले था, क्या जो अलग चार्ज हैं उनके आने से ये जो फोर्स था इनके बीच में इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब पहले यहाँ पे चार्ज थे Q1 और Q2, ये देखो पहले एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, अब इनके बीच में कुछ फोर्स है F, और यहाँ पे मैं ले आऊं कोई तीसरा चार्ज Q3, तो क्या Q1 और Q2 के बीच का जो चार्ज है उसमें कुछ अफेक्ट आएगा, कोई तीसरा चार्ज लाने से जो पहले जो चार्ज थे उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कोई भी चार्ज ले आऊं, मैं तीसरा चार्ज ले आऊं, चौथा चार्ज ले आऊं, पांचवा चार्ज ले आऊं, कितने भी चार्ज ले आऊं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले था अब भी उतना ही होगा, लेकिन उस पर किसी तीसरे चार्ज का भी तो कुछ इफेक्ट होगा, और जो चौथा चार्ज लाए वो भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, जो पांचवा चार्ज लाए वो भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, यानी अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो इस पर कुछ नेट फोर्स आएगा अलग, तो वो नेट फोर्स निकालेंगे। वो नेट फोर्स कैसे निकालना है, फोर्स ड्यू टू Q2 चार्ज, फोर्स ड्यू टू Q3 चार्ज, फोर्स ड्यू टू F4 चार्ज, फोर्स ड्यू टू N चार्ज, जितने भी हैं, यही क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देख लेते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करना है। वेक्टर रिजोल्यूशन, अच्छा मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है R, ये वेक्टर है R, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया थीटा, तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो होता है cos थीटा, यानी ये होगा R cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाया है उसे बोलते हैं R cos थीटा, उससे जो अपोजिट है यानी ये जो है ये क्या होगा, ये होगा R sin थीटा। ठीक है, ये R cos थीटा है, ये R sin थीटा है, उनका जो नेट है वो कितना है R, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, अगर ऐसे करके मैं दो फोर्स ले लूं, एक फोर्स है ये, यानी एक चार्ज ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जो दूसरा चार्ज है उसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स ए का और ये फोर्स बी का, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है कितना, थीटा। लेकिन जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, जो फोर्स है ए का और जो फोर्स है बी का, वो दोनों कैसे बराबर, वो कितना है, मान लेते हैं पी फोर्स है वो, तो मैं बोलूँगा अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो उनका जो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा। तो इसके लिए एक मंत्र लिखूं, मंत्र क्या है कि जो नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 2p cos थीटा बाई 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, 2p cos थीटा बाई 2। जैसे अगर मैं एंगल ले लूं, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इन दोनों के बीच में कुछ थीटा है, अगर ये थीटा में ले लूं 0 डिग्री, थीटा कितना ले लूं 0 डिग्री, तो इसके बीच में एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, 2p cos थीटा, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1,
यानी 2p इंटू cos 0 यानी 1, तो कितनी आ गई 2p। 2p अगर मैं थीटा ले लूँ 30 डिग्री, या थीटा ले लूँ कितना 45 डिग्री, या थीटा ले लूँ कितना 60 डिग्री, तो जो एफ नेट है वो कितना आएगा, एफ नेट कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच एफ नेट कितना आएगा 60 डिग्री cos 60, cos 60 का आधा यानी 60 का आधा 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 इंटू 2 यानी थीटा की वैल्यू ले आएगी 2p √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया p√3, p√3। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो कितना फोर्स लगेगा, थीटा 90 रख लेते हैं, 90/2 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 यानी 2p इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आया √2p, यानी 90 डिग्री पे कितना फोर्स लगेगा एफ नेट, एफ नेट कितना लगेगा √2p। ऐसी थीटा हो जाए 90 तो क्या थीटा हो जाए 120 डिग्री, तो जो एफ नेट है वो कितना लगेगा, एफ नेट लगेगा इनके बीच में 120 पे p। अगर थीटा हो जाए 180 डिग्री, यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बराबर हो जाए, तो क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल, यानी जो एफ नेट है वो कितना आएगा 0। याद रख सको तो रख लेना, ना तो वो है ही, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है नोट कर लो। अब कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें जितने हो सके, सेकंड पार्ट बना देंगे इसका, एक पार्ट में तो वैसे भी नहीं होना, लेक्चर लंबा खिंच जाएगा। पहला, ये एक चार्ज है Q1, ये कितना है 2 कूलम, और ये एक चार्ज है -3 कूलम, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है 4, वो कितना है 4। अब मुझे पूछा है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कितना हुआ, तो F कितना होता है, F इक्वल टू KQ1Q2 बाई R स्क्वायर, F इक्वल टू KQ1Q2 बाई R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू -3 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो F कितना आ जाएगा, फोर्स इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा 4 चौका 16, 9 × 10⁻9 × 2 × 3 अपॉन 16, 2 से 16 8, और इसे सॉल्व करें ना जो है वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देनी होगी, ठीक है, तो मुझे बस मैग्नीट्यूड बताना था तो मैं मैग्नीट्यूड बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, यही दूसरे चार्ज है 4 कूलम और ये है 8 कूलम, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये 4 कूलम, 4 कूलम क्यों 4 मीटर। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हुआ KQ1Q2 बाई R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 कितना है 4, Q2 कितना है 8, R स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 8 दो बार कैंसिल, 9 × 18 × 10⁹ न्यूटन, या फिर 1.8 × 10⁻10 न्यूटन। तो ये नॉर्मल है, ये तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये वेक्टरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कर लिया ना। और धीरे धीरे मीडियम के ऊपर जाए, जब मीडियम है वो चेंज हो जाए तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज होगी तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कहां से रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहले था एक फोर्स था, मतलब दो चार्ज हैं, पहले दो चार्ज हैं 2 कूलम और ये हो गया 4 कूलम, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 2 मीटर। और ये जो दोनों चार्ज हैं
पहले रखे थे कहाँ पे, ये जो चार्ज में पहले रखे हुए थे एयर में, एयर में या वैक्यूम में। अब इन दोनों चार्ज को वाटर में रख दिया, यानी पानी में रख दिया इन दोनों चार्ज को, 2 कूलम 4 कूलम और कितना 2 मीटर। तो अब यहाँ पे कुछ अलग फोर्स आया होगा यहाँ पे। तो अब पूछा है जो पहले फोर्स था और जो बाद में फोर्स आया पानी में रखने के बाद, उसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल दो। पहले यहाँ पे फोर्स निकालें, फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 4, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 से ये कैंसिल 4, 9 टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये क्या आ गया फोर्स, कब, एयर में। अब मुझे निकालना है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, वो कितना दे दिया है, के की वैल्यू कितनी दे दी 80, जो मीडियम उसकी वैल्यू कितनी दे दी 80। अब पूछा कि इसकी जो फोर्स है इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू एफ नॉट बाई के, F इक्वल टू एफ नॉट बाई के, या फिर F डैश इक्वल टू F बाई के। ये तो पढ़ाया था अभी, मीडियम जब चेंज हुआ था जितना फोर्स पहले था उसमें डायरेक्ट कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। पहले कितना है 18 इंटू 10 की पावर 9, 18 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन ये कितना है डायरेक्ट कांस्टेंट 80। ये सॉल्व करना है बस, ये सॉल्व हो जाए तो ये एफ डैश आ जाएगा। और एफ डैश आ जाए तो रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल दो एफ बाई एफ डैश से, यानी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन एफ डैश कितना है 18 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 80, अपॉन 80 ऊपर पहुंच जाएगा यानी 80। तो जो रेशियो है वो कितना आ गया 80 रेशियो 1, 80 बाई 1, ये रेशियो आ गया। कर लो नोट। देखो नेक्स्ट, ये एक चार्ज है Q1 या 1 कूलम ले लेते हैं, Q1 ले लो। ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2 और ये एक चार्ज है Q3। तीनों चार्ज को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर रख दिया है, उसके जो कॉर्नर है उस पे जो साइड है इसकी वो है 1 मीटर। अब मुझे पूछा कि Q1 पे जो चार्ज Q1 है उस पे नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट या फिर फोर्स ऑन Q1, ये पूछा है, फोर्स ऑन Q1 पूछा है। अब एक बात बताओगे जो Q1 है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो Q2 फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और फिर जो Q3 है ये भी तो फोर्स लगाएगा Q1 पे, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये पहले क्लियर कर चुके हैं कि Q2 को यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे तीसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं है कि तू है या नहीं है, मेरे को तो बस खुद से मतलब है, मैं हूं तू है। हम दोनों के बीच में जो पहले चार्ज था, तो जो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन था अभी वही रहेगा और जो पहले था वो भी वही रहेगा। यानी फोर्स ऑन Q1 क्या हुआ, ये हुआ एक तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये तो आएगा F नेट। अब फोर्स Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, K, Q1 कितना है Q1 Q2, और चार को तीनों को बराबर रख लेते हैं, बराबर से तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्यों K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसकी डायरेक्शन भी तो है, डायरेक्शन में गोली मारो भी। अब निकालो इसके द्वारा ये जो फोर्स है ये कितना फोर्स लगाएगा, तो इस पर कितना लगेगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर
यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा कि Q1 Q2/R, उतना ही लगाएगा। और उतना ही लगाएगा यानी एक फोर्स ये है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ये Q2 लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, और जो Q3 ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स। इन दोनों के बीच में जो एंगल है कुछ थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो थीटा कितना है? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये जो एंगल है इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। और ये 60 है, यानी इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ये है ए फोर्स और ये है बी फोर्स, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो नेट फोर्स कितना लगता है 60 डिग्री पे? 2p cos θ/2, 2p cos θ/2। cos θ कितना है? 60, cos 60, cos 60 से आधा कर दो cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, 2p √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? √3p। और p कितना है? यानी एक वेक्टर ले लो, यानी √3 के Q1 Q2, ये क्या आ गया? एफ नेट। ठीक है, नोट कर लो, नोट हो गया। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर का, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हूं तो कैसे सॉल्व करना है। ये चार्ज है 2 कूलम, ये चार्ज है माइनस के 4 कूलम या 5 कूलम। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके हैं 1 2 3। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 5 5 3, 5 5 3। अब मुझे फोर्स पूछा है, फोर्स ऑन 2 कूलम, फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 5 कूलम, फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 5 कूलम, यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा है 5 के द्वारा। अब जिस पे फोर्स, जो फोर्स लगा रहा है उसे कर दो फिक्स, यानी -5 कूलम फोर्स लगा रहा है, इसे कर दो फिक्स। ठीक है, तो जो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, यानी एक चार्ज कैसा है नेगेटिव, एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या हुआ? रिपल्सन। तो सेकंड पे जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा? यानी ये तो -5 की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? ये डायरेक्शन आएगी ना, -5 कूलम की तरफ, ये डायरेक्शन आ गई। अब इसका मुझे आर वेक्टर निकालना है, यहाँ पे आर वेक्टर निकाल लेते हैं, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे इसमें? 5 - 1, 5 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप, 5 - 2 जे कैप प्लस 3 - 3 हम 0 के कैप, 0 के कैप को लिखते नहीं है, 0 के कैप। ठीक है, ये आ गया आर वेक्टर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा? यानी इसका कर दूं मैं स्क्वायर, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 कितना होगा? 3, यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का कितना आएगा? 5। यानी जो आर वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5। तो इनके बीच में फोर्स निकाल दो, K Q1 Q2/r² इंटू इन दोनों जो चार्ज है इनके बीच में जो फोर्स लगा है उसको डायरेक्शन ही तो होता नहीं है, यानी इंटू आर कैप, इंटू आर कैप। वैल्यू पुट करते आओ बस। K कितना है? 9 × 10⁹ Q1 कितना है? 2, Q2 कितना है?
और इसमें जब वेक्टर ऐसे लिए तो इसमें जो माइनस प्लस है वो नहीं लगाते हम। तो जो Q2 है वो कितना है 5, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू आर कैप। आर कैप कितना हुआ, कोई वेक्टर जब होता है आर वेक्टर है तो इसमें उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन यानी मोड आर इंटू उसकी डायरेक्शन यानी आर कैप यूनिट वेक्टर। तो मुझे आर कैप निकालना है, तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई मोड आर, यही तो आएगा। तो इंटू कर दो क्या, आर कैप ये आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है ये आर वेक्टर कितना है 5 माइनस 1 यानी 4 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 जे कैप अपॉन मोड आर मतलब 5। ये समझ में आ रहा है, ये कितना आ गया, ये मतलब इस सॉल्व कर लेना, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 25 25 से 100 5 25 25 से 100 4 यानी 9 इंटू 4 इंटू 100, इसमें से 2 पावर कम हो गई यानी 10 की पावर 7 इंटू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये मल्टीप्लाई कर लो 9 चौका 36 इंटू 10 की पावर 7 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये क्या गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू -5 कूलम। अगर मैं इसमें पूछ लेता कि फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू 2 कूलम तो पहले ये फोर्स निकल गया, हालांकि ये निकल गया अगर पहले से निकला हुआ है तो इसमें बस मेरे को निकालना है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, इसमें बस मेरे को -F करना है यानी नेगेटिव ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5। समझ में आया, मतलब फोर्स तो दोनों के बीच इंटरेक्शन जो है वो तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, अब अपोजिट है इसीलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है यानी माइनस का साइन लगा दो। समझ में आया, अब इनके चार्ज चेंज कर लो, मतलब अप्रोच सीखो, अप्रोच क्या है इसमें। अगर मैं यहाँ पे -5 कूलम रख दूं 5 कूलम में यहाँ पे रखूं और जो -2 कूलम है वो यहाँ रखूं, अब ये जो क्वेश्चन में सेम रखूं कि मुझे 2 कूलम पे चार्ज होता हो यानी 2 कूलम पे बताओ 2 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा होगा 5 के द्वारा, और 2 कूलम पे पूछा है 5 के द्वारा यानी 5 को जो मैंने क्या कर दिया फिक्स, 5 को क्या करूं फिक्स यानी 5 तो फोर्स लगा रहा है ना तो इसे कर दो फिक्स, और ये फिक्स है तो ये -2 को क्या करेगा अपनी तरफ यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी चेंज होगी, इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की ये चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये जो वेक्टर है ये भी तो चेंज होगा, और जैसे मैंने पहले किया था 5 - 1 अब मुझे करना पड़ेगा 1 - 5 यानी इसको जो पूरा है इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस माइनस से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो सेम कहानी है। अप्रोच बस ये देखो कि जो वेक्टर निकाल दिया पहले उसमें ये देखो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में लग जाए उसी डायरेक्शन में आर वेक्टर लेना है। जैसे अगर यही फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है यहाँ पे तो मैं जो फोर्स का जो आर वेक्टर लूंगा वो इसी डायरेक्शन में लूंगा, अगर मैं आर वेक्टर पूरी डायरेक्शन में लूं तो मुझे पूरे जो आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस झंझट में पड़ना नहीं है। ठीक है, सीधा सीखो बस, नोट कर लो, हो गया। और नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर उस पर रखें चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू, ये भी चार्ज कितना है क्यू, इसका जो सेंटर है यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। ठीक है, अब मुझे पूछ लिया कि जो कैपिटल क्यू है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यानी
नेट फोर्स एफ नेट ऑन क्यू, एफ नेट कितना लगेगा? तो एफ नेट निकालने के लिए दोनों चार्ज कैसे हैं, यानी क्यू और ये क्यू रिपल्सिव फोर्स है, तो ये क्यू है एक कैपिटल क्यू, इस पे जो स्मॉल क्यू है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। मान लेते कुछ एफ फोर्स लगाता है, ठीक है, एफ फोर्स लगाता है, और ये जो क्यू है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो लगाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये चार्ज इक्वल है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, तो जो फोर्स है वो भी तो इक्वल होगा, लेकिन है कैसा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, यानी ये जो फोर्स आएगा तो ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो गए ना। अब बात आती है इस क्यू की और इस क्यू की, और ये क्यू इस क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी ये क्यू इस क्यू पे किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये जो क्यू है ये भी तो फोर्स लगाएगा इस क्यू पर, किधर, इधर, और ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, और दोनों एफ एफ है, और कैसे, अपोजिट, तो जो ये दोनों कैसे होंगे, कैंसिल, तो जो एफ नेट है वो कितना आया, एफ नेट आया 0, एफ नेट कितना आया 0। इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है किसी पॉलीगन वगैरह किसी की, अगर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसकी सेंटर पे मुझे फोर्स निकालना है, तो वो क्या आ रहा है 0। यही मैं अगर दूसरा ले लूं, जैसे ये एक सर्कल है, इस पे हर जगह चार्ज रखे हुए हैं, क्यू 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 और क्यू क्यू, ये से कैंसिल करेगा, और ये क्यू 3 और 5 8, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया मैंने, कैपिटल क्यू सेंटर पे। अब मैं पूछूंगा जो कैपिटल क्यू है इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, तो ये क्यू इस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये जो क्यू है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, होंगे कैसे, इक्वल, यानी कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है ये ऊपर लगाएगा, रिपल्सिव है, ऊपर वाला नीचे लगाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल, ये कितना आया 0। तो एक चीज समझ में आ रही है कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ सिमेट्री, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, बार बार 0। तो नोट कर लो, फोर्स ऑन नोट, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ सिमेट्री is always 0, is always 0, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लें, ये ले लो, क्यू 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 क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, नेट फोर्स पूछ ले मुझे कैपिटल क्यू पे कितना हुआ 0, एफ नेट कितना यहाँ 0, और क्या हो सका, क्यू 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 क्यू, ये तो एक ही बात हो गई। ऑक्टागन ले लेते हैं, तो इस पे कितना हुआ है, इस पे भी 0 हुआ, एक ऑक्टागन ले लेते हैं। ऑक्टागन बनाने के लिए ऑक्टागन छोड़ो, लगा कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री पे पूछे फोर्स, तो डायरेक्ट बताना कितना हुआ 0, ठीक है। और क्वेश्चन करें इसके ऊपर, और देख लेगा, देखो तो
होने को तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। लेक्चर बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो। एक तो हमें पढ़ना नल पॉइंट प्रॉब्लम, नल पॉइंट प्रॉब्लम, और जो कूलाम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो कल का जो लेक्चर से पढ़ने के लिए पहले ये लेक्चर जो कंप्लीट करके आना, ठीक है।